दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर ट्रू सॉल्यूशन के अलावा किसी भी सॉल्यूशन की बात हो रही है, मींस उस सॉल्यूशन का नेचर जो है वो हेटेरोजीनियस नेचर ही होगा एंड वही उसकी प्रॉपर्टी है। बट ऐसा नहीं है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी जो फर्स्ट सब हेडिंग है, दिस इज टिंडल इफेक्ट, जिसको हम लोगों ने क्लास 8, क्लास 9 एंड आई थिंक जूनियर सभी क्लासेस में इसके बारे में सुना है कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। बट हमने कभी शायद ये जानने की कोशिश नहीं की कि टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, मींस इसके पीछे जो टिंडल इफेक्ट जो शो होता है हमें, इसके पीछे कॉज क्या है। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि व्हाई डज द टिंडल इफेक्ट एक्चुअली हैपेंस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू a true solution placed in a beaker in a dark room, the path of light does not visible. Okay, so सबसे पहले अगर हम कोई बीम ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन से पास करते हैं जो कि एक बीकर में रखा हुआ है इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। बट if the light is passed through a colloidal solution placed in a same room, the path of light become visible when viewed from a direction at right angle to that of incident beam. Okay, बट अगर इसी की जगह पे, अगर ट्रू सॉल्यूशन की जगह पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो और हम लोग जो हमारी बीम ऑफ लाइट है, मींस जो इंसिडेंट बीम है, उसको अगर राइट एंगल से व्यू करें तो पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। ओके, सो दिस फेनोमेनन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे एंड लेटर स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, सो ये पूरा फेनोमेनन मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट का विजिबल हो जाना बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मेन कॉज यही था। अभी आपको मैं आगे भी समझा दूंगी, बट क्योंकि मैंने भी आपसे यही कहा है कि हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्यों है। तो टिंडल इफेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो लाइट है हम लोगों को वो कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल हो जाती है व्हेन हम लोग इंसिडेंट बीम को राइट एंगल से व्यू करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, लेकिन ये जो पूरा फेनोमेनन था या फिर इसकी जो बेसिक स्टडीज थी ये सारी फैराडे ने की थी, बट इसका जो पूरा डिटेल थ्योरी वगैरह थी और इसका प्रूफ ये हम लोगों को लेटर दिया था टिंडल ने। इसी वजह से इस पूरे फेनोमेनन को नाम मिल गया टिंडल इफेक्ट। ओके, एंड द मेन कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles as a result of which the path of beams become visible. It's called Tyndall effect. तो अब जब हम लोग सीनियर्स हो गए हैं तो हम लोगों को मेन डेफिनेशन टिंडल इफेक्ट की जो सुनानी होती है वो यही होती है। क्या होती है कि द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles as a result of which the path of light becomes visible when viewed at right angles, and this whole phenomenon is called Tyndall effect. Clear हो गया? Okay, moving ahead. So note points. Guys, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ हमारे जितने भी नोट पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो नोट पॉइंट्स हैं इसमें मैं आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो आवर फर्स्ट नोट पॉइंट इज टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। सबसे पहली चीज कि टिंडल इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड होता है by colloidal particles, ठीक है। And second point is the Tyndall effect confirms the colloidal nature of solution. Second point है कि Tyndall effect जो है it confirms the colloidal solution, means जब हम लोगों को अगर दो solutions given हो और बिना टच किए ये बताना हो कि कौन सा true solution है और कौन सा colloidal solution है, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ये बता सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है कि जो टिंडल इफेक्ट है इट कंफर्म्स द कोलाइडल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ओके, सो मूविंग अहेड, आवर थर्ड नोट पॉइंट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इज एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि स्काई का जो ब्लू कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कोलाइडल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलाइडल साइज के होते हैं। एंड जो हमारी सन की रेज हैं वो इन पार्टिकल से स्कैटर हो जाती हैं और हमें जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स की रनिंग देखी होगी, ठीक है। जब आप लोग अपने स्मार्ट क्लासेस में जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि जो हमारा प्रोजेक्टर है वो सिर्फ कोलाइडल मींस जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, या फिर वन थिंग, जब आप लोगों ने जो हमारा प्रोजेक्टर पिक्चर फॉर्म करता है उसको फॉर्म होते हुए देखा होगा तो बीच में आप लोगों को डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मोक पार्टिकल्स दिखते होंगे, है ना। इन पार्टिकल की वजह से ही जो आपकी पिक्चर है वो प्रोजेक्ट हो पाती है किसी भी वॉल पे या किसी भी कर्टेन पे। क्यों? क्योंकि जो ये पार्टिकल्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं ये जो हमारे प्रोजेक्शन लाइट होती है उसको स्कैटर करते हैं, तब हमारी वो लाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर पिक्चर को फॉर्म कर पाती है अदर साइड पे। क्लियर हो गया? सो प्रोजेक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। मूविंग अहेड, कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट मींस ऐसी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिनकी वजह से ही सिर्फ टिंडल इफेक्ट होता है। फर्स्ट इज द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स शुड बी मच स्मॉल देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारी वेवलेंथ होती है ऑफ लाइट जिसको हम लोग स्कैटर करवाने वाले हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज से कम होनी चाहिए, तभी हमारा जो टिंडल इफेक्ट है वो अकर होगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो थर्ड पॉइंट है हम लोगों का, सेकेंड कंडीशन है हम लोगों की कि जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तब ये कंडीशन हो सकती है कि हमारा टिंडल इफेक्ट अकर हो सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके, सो एप्लीकेशंस मींस यूजेस ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का कहाँ यूज होता है? ओके, सो टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि टिंडल इफेक्ट का यूज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिफरेंस करने में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जिंगमोंडी इन 1903 used Tyndall effect to set up an apparatus known as ultramicroscope. Okay, so the scientist Zsigmondy in 1903 इन्होंने Tyndall effect का यूज किया था to set up an apparatus which is known as ultramicroscope. अब ये ultramicroscope क्या है? Guys, ultramicroscope ये जो था it is a kind of microscope जिसके अंदर हम लोग ये पता लगा सके कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड, कलर्स। ओके, सो द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मच स्मॉलर होने चाहिए देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो तभी इसी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। ओके, सो द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू व्हिच द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस इन अ वे इन व्हिच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। ओके, सो ये पॉइंट कह रहा है कि जो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम लोग हर न्यू साइड से देखें तो हमें हर बार कलर चेंज दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी हम अपनी साइड चेंज करके सॉल्यूशन को देखेंगे उतनी बार सॉल्यूशन के जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो साइज और शेप है वो चेंज होगा, और उनके चेंज होने की वजह से जो हमारा कलर है उसकी स्कैटरिंग भी चेंज होगी। इसी वजह से हमें हर बार जो हमारा कलर है वो डिफरेंट दिखेगा। क्लियर हो गया? मूविंग अहेड, ओके,
सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों को ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है, आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। क्लियर हो गया? ओके, सो फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, सो गाइस, ब्राउनियन मूवमेंट नेम क्यों पढ़ा? मींस हम लोगों ने अभी पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, ऐसा ही यहाँ पर भी है। जो हमारे ब्राउनियन, ये इसलिए नेम पड़ा क्योंकि जिन्होंने भी ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था, उन साइंटिस्ट का नेम था रॉबर्ट ब्राउन, एंड दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है? ओके, सो व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर व्यूड अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, the particles are always appear to be in zigzag motion. Okay, so जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसको जब भी हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हम लोगों के जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, they are always be in random motion or in zigzag motion. ठीक है? So this movement was first observed by British botanist Robert Brown, and hence it is called a colloidal solution, and hence it is also known as Brownian movement. क्लियर हो गया? ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? जब हम लोग अपने जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो हम लोगों को इन रैंडम मोशन में शो होते हैं। ये रैंडम मोशन क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। ठीक है? ये इस पूरे फेनोमेनन का जो शो हुआ था, ये शो किया था हमारे जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने। और जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में इसलिए होते हैं क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है ऑन डिस्पर्जन मीडियम वो बहुत हाई होता है। मींस जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज और शेप डिफरेंट होता है देन द साइज और शेप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इसी वजह से, और इन लोग ये आपस में अट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, इसी वजह से इन लोगों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा एक मोशन में रहते हैं। दिस इज रैंडम मोशन एंड और अ टाइप ऑफ जिगजैग मोशन। क्लियर हो गया? ओके, सो नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। गाइस, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2020 के पेपर में मेरे सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इट फॉर्म्स अ फिक्स्ड लेयर. It attracts the counter ion from dispersion medium to form a second layer which is mobile and is called diffuse layer. The combination of such two layers of opposite charges around colloidal particles thus formed is called Helmholtz electrical double layer. Okay, so guys, ये क्या है कि जब जो हमारे colloidal particles होते हैं या तो वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इधर दे आर नेगेटिव इन नेचर, बट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करते हैं वो जस्ट अपोजिट आयन का ही ऐड करते हैं। ठीक है? मींस जो भी नेचर का हमारा कोलाइडल पार्टिकल है उसके अपोजिट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो उन चार्ज का आयंस जो है वो जस्ट उसके अपोजिट होने चाहिए। ठीक है? मींस अगर हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव होना चाहिए, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है? तो क्यों ऐसा होता है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पे ऑलरेडी एक लेयर फॉर्म होती है आयंस की। ठीक है? तो ये आयंस जो होते हैं ये अपने अपोजिटली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करने के बाद अपने ऊपर एक लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है? ये लेयर जो होती है ये मोबाइल लेयर होती है। मोबाइल इन द सेंस आपका मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल लेयर मीन्स मोबाइल लेयर जो डिफ्यूज लेयर होती है। ये लेयर जो है वो कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर दूसरी लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू लेयर्स इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। गाइस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is called electrokinetic potential और zeta potential. क्लियर हो गया? अभी जिन दो लेयर्स के बारे में मैंने आपसे बात की, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का, फिक्स लेयर के बीच का और डिफ्यूज लेयर के बीच का,
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्जेस मींस चार्ज का प्रेजेंट होना ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। कोलाइडल पार्टिकल्स के आसपास चार्ज का प्रेजेंट होना इज हाउ फेवरेबल टू अस। So, the presence of equal and similar charges in colloidal particle is largely responsible for providing stability to colloidal solution, as the repulsive forces between charged particles having same charge prevent them from aggregating when they come close to one another. Okay, so charge का significance जो है this is very much favorable to us क्योंकि this is the main reason for the stability of salts. हमारे जो सॉल्ट्स हैं दे आर ओनली स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिमिलर चार्जेस जो हैं ये कोलाइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर ये एग्रीगेट हो गए तो हमारा सॉल्यूशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे सेम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक दूसरे से रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, ताकि कहीं ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट ना हो जाएं। सिमिलर चार्जेस का प्रेजेंट होना इस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कहीं एग्रीगेट ना हो जाए। क्लियर हो गया? इसी वजह से जो हमारे सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, मूविंग अहेड, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। If the movement of colloidal particles toward cathode, the phenomenon is called cataphoresis. Okay, so electrophoresis क्या होता है? Guys, this is a kind of experiment जिसमें जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोगों को डबल आयन से फ्री करना होता है, मींस अगर हमें हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में सिर्फ सिमिलर आयंस ही चाहिए, ऑलरेडी सिमिलर आयंस ही होते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, बट जब हम लोग कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तब उसमें काइंड्स ऑफ चार्जेस आ जाते हैं। तो अगर हमें वापस से हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको सिमिलर आयंस के प्रेजेंस में ही फॉर्म करना है, तब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है जिसमें हम लोग जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके जस्ट अपोजिट आयंस के कैथोड को लगाते हैं या फिर एनोड को लगाते हैं, ताकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साइड अट्रैक्ट हो जाएं और बाकी जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो हमें अलग से मिल जाए। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर हो गया कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड मींस अगर हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं तो उनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना, और अगर नेगेटिव है तो उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना। दिस होल इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर हमारा जो कैथोड है अगर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और हमारे जो अट्रैक्ट होने वाले पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कैटाफोरेसिस। क्लियर हो गया? मूविंग अहेड, okay, so this is also very important point, coagulation, and also जो coagulation process होती है this is just opposite process of peptidization। अब जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो गाइस उनके लिए मैं बता दूं कि पेप्टाइजेशन जो होता है दिस इज एन प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन by shaking it with dispersion medium in presence of some small amount of electrolyte। क्लियर हो गया कि जो हमारा प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसको वापस से डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करना by shaking it with dispersion medium but in the presence of some small amount of electrolyte। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो कोएगुलेशन है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोएगुलेशन क्या है। इसमें हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं, इसमें हम लोग डिस्पर्जन मीडियम से प्रेसिपिटेट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू एन
colloidal particles into an insoluble precipitate by addition of suitable electrolyte is called coagulation or flocculation. Clear हो गया? Coagulation क्या होता है? Coagulation is the process in which colloidal particles are aggregated together to form an insoluble precipitate by the addition of some small amount of electrolyte which is suitable for the coagulation of particles. Clear हो गया? Okay, moving ahead. Now this is also very important point. Guys, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम तो हर पॉइंट को इम्पोर्टेंट बोल देती हैं, ऐसे हम लोग कितने पॉइंट्स को याद रखें? तो गाइस, मैं जिन जिन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ वो सिर्फ आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू. ठीक है? एंड हार्डी-सुलजे रूल का ऐसा शायद कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें हार्डी-सुलजे रूल से क्वेश्चन बनता नहीं है. Okay, so what is this? Okay, so greater the valency of flocculating ion added, greater is its power to cause precipitate. Clear हो गया? Means जितना हम लोग अपोजिट चार्ज आयन जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है, जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतनी ज्यादा हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स की एग्रीगेट होने की या फिर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने की कंडीशन जो है वो उतनी ज्यादा रहेगी. ठीक है? The degree of coagulation is directly proportional to valency of effective ion used. Clear हो गया? Okay. So this is the next point which is emulsions. Emulsions क्या होता है? Guys, emulsions are the colloidal solution in which both disperse phase and dispersion mediums are liquid. ठीक है? वो colloidal solution जिसमें disperse phase और dispersion medium दोनों ही liquid होते हैं, ऐसे colloidal solutions को हम लोग कहते हैं emulsions. Emulsions are basically of two types, oil in water type and water in oil type. Clear हो गया? जो emulsions होते हैं वो basically दो type के होते हैं, oil in water type and water in oil type. अब ये oil in water type कौन से होते हैं? In such emulsions, oil is the dispersed phase and water is the dispersion medium. ऐसे emulsions जो होते हैं इनमें जो oil होता है ये dispersed phase होता है and water जो होता है वो dispersion medium होता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेनिशिंग क्रीम एटसेट्रा. गाइज, आप लोगों को अगर एग्जाम्पल्स याद ना रहे तो आप लोग बॉडी लोशन और बोरोप्लस का एग्जाम्पल देख सकते हैं. जो हमारा बॉडी लोशन होता है दिस इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन और जो हमारा बोरोप्लस होता है दैट इज वाटर इन ऑयल टाइप. क्लियर हो गया? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर इन ऑयल टाइप. Okay, so in such emulsions, water is dispersed phase and oil is the dispersion medium. Clear हो गया? ऐसे emulsions में जो हमारा water होता है वो dispersed phase होता है and oil जो होता है वो dispersion medium होता है. Example, cod liver oil, butter, etc. Okay, so friends, this is the last point of this chapter. अगर आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इससे पहले के सारे टॉपिक्स की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ठीक है? और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस जिसमें हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं, जो टॉपिक आप चाहें उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.